नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, हाउ मेनी फॉलोइंग मेथड्स आर करेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग टुडेज ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए, आज के समय में ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है उसकी आपको जो मेथड दिया है उन मेथड में से कितनी मेथड सही है। ठीक है, पहला स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ एमोनिया, तीसरा वाटर इलेक्ट्रोलिसिस बाय विंड एंड सोलर, और लास्ट वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बन। अब आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में H2O यानी कि पूरे पृथ्वी के ऊपर H2O हमें मिल रहा है, लेकिन उसमें से हमें H2 और O2 को अलग करना पड़ेगा। अब यह दोनों अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमें तलाक करवाना पड़ेगा। और ये तलाक कौन करवाएगा, यह तलाक करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है काम करवाएगी वो किस हिसाब से करवाएगी, तो भैया वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप वहाँ पे H2O डालते हो तो एक साइड पे इधर मुंह फुला के H2 बाहर निकल आएगा और इधर मुंह फुला के O2 बाहर निकल आएगा। उसके बाद ये जो H2 है उसका हम क्या करेंगे, हम उसको बर्न करेंगे और उसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी हम हाइड्रोजन में से लेंगे और इसको बनाने के लिए हम जो भी वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसमें इस्तेमाल करेंगे उसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि भैया ये ब्लू है, ये ग्रे है, या फिर यह हाइड्रोजन हमारा कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबको पता होगा कि एनर्जी कैसी चाहिए, एनर्जी चाहिए हमें ग्रीन। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी अगर मिलेगी तभी हम उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन बना पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर जो है वही मेथड आज के टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। ना ही आपकी पहला वाला सही है, ना ही दूसरा और ना ही चौथा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। तो हमारा आंसर आएगा ओनली 1। ठीक है, 4 में से कितने सेंटेंस सही है, सिर्फ 1 ही सेंटेंस सही है। देखिए अभी यह क्यों हुआ है, तो अभी क्या हुआ है कि ACME ग्रुप और टाटा स्टील ने कोलैबोरेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। कहाँ पे, याद रखिएगा, ओडिशा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में। ओडिशा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए टाटा स्टील और ACME ग्रुप एक साथ आए हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया यह कैसे बनता है तो आपको पता होगा कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री विल एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ GPAI इन नवंबर। देखिए यूपीएससी आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि भैया इस महीने के या इस साल के नवंबर में कौन GPAI की चेयरमैनशिप ले रहा है, लेकिन अगर आपकी स्टेट PCS की एग्जाम होगी तो वहाँ पे यह पूछ सकते हैं। हालांकि यूपीएससी ऐसा पूछ सकती है कि इस साल GPAI की चेयरमैनशिप कौन से कंट्री के पास है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया GPAI है क्या। तो याद रखिएगा कि इंडिया ने 1G 2G 3G और 4G, यहाँ पे हम क्या थे, बहुत हम यहाँ पे कैसे थे, पीछे रह गए थे। लेकिन इंडिया अभी मार्केट में 5G 6G AI IoT मशीन लर्निंग इन सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उन सारी टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया दुनिया के साथ कदम ताल मिला रहा है। ठीक है, और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाते मिलाते दुनिया ने क्या किया है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाया हुआ है। किसके लिए, AI के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI। ठीक है, तो ये जो AI के लिए ये GPAI फॉर्म बनाया हुआ है उसकी चेयरमैनशिप अभी आने वाली है किसके पास, इंडिया के पास। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो हमारा ऑप्शन था उसमें से इंडिया जो है यह हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण क्षण है कि इस बार G20 की समिट इंडिया में हो रही है, साथ ही साथ इसी साल इंडिया GPAI का चेयरमैन बनेगा। ठीक है, चलो देखिए
क्या हुआ है कि इंडिया ने अपनी ग्लोबल इंडिया एआई 2023 की समिट में जब अक्टूबर 14 और 15 के बीच में होगी, वहाँ पे इंडिया क्या करेगा, चेयर करेगा और होस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो समिट है, यह समिट हमारे प्लेटफॉर्म को एक शोकेस करेगी हमारे पूरे वाइब्रेंट एआई इनिशिएटिव को। और इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा तो आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया भाषिनी, द इंडिया डेटा सेट प्रोग्राम, इंडिया एआई फ्यूचर डिजाइन प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एंड द इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम फोकस ऑन नर्चरिंग टॉप टायर एआई टैलेंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ हमारी इंक्लूड होगी इसी साल में। जीपीएआई का चेयरमैनशिप इंडिया के पास होगी। चलिए चलते हैं आगे। रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई फॉर सिविल पेंशन डिसबर्समेंट। चलिए, सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए कौन सी बैंक को ऑथोराइज किया है, किन्होंने, आरबीआई ने किया है, ठीक है। अब इसमें से आपको मल्टीपल सेंटेंस वाले भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए हार्ड प्लस सॉफ्ट, यानी कि हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी एक एमसीक्यू लेके आ रहे हैं जो कि आपको अच्छे से मेहनत करने की ओर आगे बढ़ाएंगे, और थोड़े हम सॉफ्ट भी, यानी कि हम इजी वाले भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे। लेकिन आपको बताना है कि भैया आज जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन में से हमारे कितने परसेंटेज सही हुए, ठीक है, यही तो आपको नापना है। चलिए, ऑप्शन क्या था हमारे लिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक और पंजाब बैंक। तो जो आरबीआई ने ऑथोराइज किया है जिस बैंक को, किसके लिए, सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए, वो है सी, यानी कि बंधन बैंक, ठीक है। तो बंधन बैंक इज द राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन ही हमारा पूरा कंटेक्स्ट था, तो हमने क्वेश्चन को बात नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है सिविल पेंशन डिसबर्समेंट आएगा तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ बैंक आएगा बंधन बैंक, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टीम वॉज डिफीटेड बाई इंडिया। अच्छा, कोई टीम जो है जो इंडिया के सामने हार गई इन वुमेन्स एशियन हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ठीक है। 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इंडिया के सामने कौन सी टीम हार गई। देखिए, आपको पता होगा कि धीरे धीरे स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ रही है यूपीएससी। जैसा कि आपको पता होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पूछ लिया, पिछली बार यूपीएससी ने टेनिस के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पे वुमेन स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स तो है, उसके साथ अगर वुमेन स्पोर्ट्स जुड़ गया तो फिर ये बहुत ही आगे जाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अभी हमारे सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना और थाईलैंड, तो इन चारों में से थाईलैंड जो है यह अभी हारा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही आंसर होगा। चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहा था और इसका क्या मायना था। आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ने के बाद आगे वीडियो देखें, ठीक है। देखिए, ये थे हमारे स्टैटिक वाले क्वेश्चन। आज हमें 4 ही क्वेश्चन आपके लिए योग्य लग रहे थे। आने वाले टाइम में अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन आपके लिए एमसीक्यूज बढ़ाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए या फिर हम 5-5 का जो रेशियो लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं करंट को निपटाने के बाद स्टैटिक की ओर। और स्टैटिक में अभी हमारा एमसीक्यू चल रहा है 2020 का। आज के वीडियो में 2020 का आखिरी एमसीक्यू हम काउंट कर लेंगे और अब हम शुरुआत करेंगे उसके बाद 2019 की ओर, ठीक है। चलिए, पहला एमसीक्यू, अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इंडिया इन प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन। और तीसरा, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 also encompass the drainage area of catchment region of the wetland as determined by the authority। क्या पूछा है कि 3 सेंटेंस दिया है, उनमें से कौन से सेंटेंस सही है। चलिए, पहला सेंटेंस देखते हैं फिर से अच्छे से। अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट। अरे भैया, रामसार कन्वेंशन में हमारे लिए मैंडेटरी है ही नहीं।
हालांकि रामसार कन्वेंशन यह हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि कोई भी नेशन अपने वहाँ भी कोई भी वेटलैंड को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हम पूरी की पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने से अल्टीमेटली फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, ह्यूमन को ही होगा। तो ये तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन रामसार में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है। अब पहला गलत हुआ तो ए कटा, साथ ही साथ डी कटा। अब बात हो गई 3, 2 और 3 की। इसका मतलब 2 पे हमारा पूरा दारोमदार है, क्योंकि 3 तो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 3 नंबर तो सेंटेंस सही है। दूसरा देखते हैं। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसार कन्वेंशन। नहीं भैया, रामसार कन्वेंशन तो हो गया था हमारा 1970s में, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जो रूल्स बनाए 2010 में, उसमें हमें कोई ऐसा रामसार कन्वेंशन का बेस बनाया हुआ नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस भी गलत है। हालांकि यह बात हम नहीं कह रहे, यह कह रहा है यूपीएससी की फाइनल आंसर की। याद रखिएगा, हम हमारे घर से कुछ नहीं लेके आते हैं, जो भी रहता है वो यूपीएससी के लिए रहता है। क्योंकि आपको बता दूं, अगर हमारा एक भी सेंटेंस गलत होता है और आपके दिमाग में छप जाता है, तो आपको अगर गलती से भी 0.66 माइनस मार्क्स हुआ तो यह आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि क्लास 2 की पुलिस इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में मेरा 0.002 मार्क्स से कम हो गया था कट ऑफ से। तो मुझे पता है कि भैया अगर कोई गलत पढ़ा के जाता है तो हमें क्या हमारे ऊपर बीतती है जब इंसान इतने मार्क्स से या इतने मार्क्स से कम हो जाता है, ठीक है। तो हम हमारे मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आपको जो भी कंटेंट मिले, चाहे कम कंटेंट मिले, लेकिन उसमें आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट बना रहे, ठीक है। चलिए, पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन 3 जो है यह हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। भैया बायोचार फार्मिंग में किसके लिए यूज़ किया जाता है। पहला सेंटेंस, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। अरे भैया कहीं पे भी डाल दो, बायोचार तो फायदा ही करवाएगा, ठीक है। पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, when biochar is a part of the growing medium it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms। तो ये बात भी सही है कि भैया क्या होगा, बायोचार से नाइट्रोजन फिक्सिंग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका प्रमोट होगा, ग्रोथ होगा, तो जिससे हमारा जो भी प्लांट है यह प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा देखते हैं, when biochar is a part of the growing medium it enables the growing medium to retain water for longer time। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर बायोचार डालोगे तो उसमें हमारा जो पानी रहता है उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो तीसरा नंबर भी सही है, ठीक है। हमें पूछा है करेक्ट वाला, तो भैया तीनों के तीनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही आंसर है। चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दूसरा और तीसरा 3 सेंटेंस दिया है, आपको पूछना, आपको बताना है करेक्ट वाला कौन सा है। पहला सेंटेंस, कोल एस कंटेंट्स आर्सेनिक, लीड एंड मर्क्यूरी। अरे भैया कोल अगर हमारा जल जाता है तो उसके बाद जो उसकी एसिड रहती है उसमें सारे के सारे चीज़ मिलती है। अगर कभी भी यूपीएससी पूछे तो आपको बता देना चाहिए कि हाँ भैया ये तो मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड कि ये नहीं मिलता है। देखिए मान लीजिए कोई बंदा गुजरात का कोलसा बर्न कर रहा है, कोई झारखंड का बर्न करना है, कोई ओडिशा का ऑस्ट्रेलिया का बर्न कर रहा है, या कोई यूएसए का बर्न कर रहा है, ठीक है। अब यूपीएससी ने ऐसा तो कोई पूछा नहीं है कि भैया हमको बताओ गुजरात वाले कोलसे में जलने से क्या मिलता है, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो कोलसो हम जला रहे हैं उसमें ये चीज़ मिली है, तो इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ आपको कोल ऐश में मिल जाएगी। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, कोल फ्रेड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, सल्फर डाइऑक्साइड तो छोड़ते ही है, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोयल। यस, बेसिक जियोग्राफी में आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा कि भैया इंडिया का जो कोल होता है यह हाई एस होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कोल है वो एंथ्रेसाइट कोल नहीं है।
ठीक है। एंथ्रेसाइट कोल हमारा सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है और वह है हमारे JNK में। चलिए आपको मैं एक हिंट बता दूं, वो मुझे साइट का नाम बताइए कि इंडिया में कौन सी साइट से एंथ्रेसाइट कोल मिलता है। हिंट के लिए बता दूं, उसका नाम K से शुरू होता है। ठीक है, तो आपको मुझे ये सेंटेंस का आंसर बताना है। फिलहाल तीसरा सेंटेंस भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, गांव में रोड बनाने के लिए द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कि भैया गांव में रोड बनाना है, आपको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी चाहिए और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी कम होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा आप उसमें से प्रीफर करोगे? तो पहला कॉपर स्लैग, दूसरा कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, तीसरा जियो टेक्सटाइल, चौथा हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, पांचवा पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए अब सबसे पहला तो कॉपर स्लैग जो होता है यह वैसे ही वेस्ट होता है, तो ये तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट और हॉट मिक्स एस्फाल्ट जो है, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, दोनों के दोनों तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ पे कोल्ड जो रहता है यह बात सही है, क्योंकि हॉट मिक्स करने जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्या होगा, एमिशंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो चौथा नंबर हमारा गलत है। अब जैसे ही चौथा गलत किया हमने, सी कटा, साथ ही साथ बी कटा, और दूसरा हमारा सही है, तो भैया यहाँ पे डी भी कटा, क्योंकि उसमें दूसरा नंबर है नहीं। और साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हो कि जियो टेक्सटाइल तो सब जगह पे यूज़ होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है Which of the following are the most likely place to find musk deer? भैया मस्क डियर को ढूंढने जाना है हमें, और कहाँ पे, जू में नहीं, जू में नहीं, जहाँ पे वो खुद झूमता है, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट में। कहाँ पे मिलता है? एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर मानस नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन एक, यानी कि पहला और दूसरा जो है यह बिल्कुल सही है, बाकी के तीन जगह और चौथा जो है यह हमारा गलत है। यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें नेचुरली मस्क डियर मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर 1000 मस्क डियर यूज टू रोम इन द एरिया अ फ्यू डिकेड्स अगो। पहले कुछ साल पहले इन सारी जगह पे आपको देखने को मिल रहा था। देखिए यहाँ पे एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क लिखा है, यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क लिखा है, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज दिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सारी जगह पे पहले हमें मिल रहे थे, हालांकि आज के टाइम पे इंसान की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मस्क डियर ने अपना जो एरिया है उसको बहुत ही कम कर लिया है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो किस हिसाब से पूछा था। ठीक है, तो एस्कॉट और गंगोत्री मस्क डियर के लिए नेचुरल हैबिटेट के तौर पे आपको याद रखना है। चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यूज। आने वाले टाइम में हम ऐसा ही मिलेंगे, हालांकि संडे को हमारा छुट्टी रहता है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि हम हफ्ते में 6 दिन आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक वीडियो को अपने दूसरे ग्रुप में शेयर तो कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि इस हिसाब से हम हमारी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।